क्लास 9th एनसीईआरटी के ग्रेविटेशन के जो है वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर जो है वो होने वाला है। तो ऑन सीरियस नोट, जो भी बच्चे हम लोगों को जो है वो देखते आ रहे हैं और देख रहे हैं वो पेन कॉपी निकाल ही लेते हैं, मुझे पता है। और हम लोग जो है वो बेटा जी स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। द मास ऑफ द अर्थ इज दिस एंड दैट ऑफ द मून इज। तो ये देखो बेटा जी, इसको थोड़ा सा फील कर लेते हैं हम लोग। दिस इज आवर अर्थ, ये हम लोगों की बेटा धरती है। और मास ऑफ अर्थ हम लोगों के पास किसके बराबर जो है वो गिवन है, इट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 24 किलोग्राम जो है ये हम लोगों के पास मास हो गया अर्थ का। ये कोई मून हम लोगों के पास है बट ऑब्वियसली छोटे साइज में है, तो मास ऑफ मून एम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, which is equal to 7.4 times 10 power 22 kg जो है वो हम लोगों के पास मून का मास जो है वो हो गया। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब दिस पर्टिकुलर आर, वो डाटा कितना गिवन है, 3.84 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 5 विच इज इक्वल टू 10 पावर 5 किलोमीटर है ये। और इसको हम लोग 10 पावर 8 मीटर में जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि किलोमीटर को जब आप मीटर में चेंज करते हो तो 1000 से आपको जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो चीज हमने यहां पे जो है वो लिख दी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपने को जो है वो पता ही है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना है। फोर्स एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर जो है वो होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इनटू में मास ऑफ द मून इनटू में मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे मास की वैल्यू मतलब डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो लेनी है। तो फोर्स को निकालो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 6.67, या हम लोग इसके वाली ही वैल्यू पुट कर लेते हैं, 6.7 ले लेते हैं यहाँ पे जो है। वैसे 6.67 रहती है लेकिन यहाँ 6.7 लिखा हुआ, तो 6.7 इंटू 10 पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द अर्थ कितना, 6 इंटू 10 पावर 24, 6 इंटू 10 पावर 24 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द मून जो है वो हम लोगों के पास कितना गिवन है, 7.4 टाइम्स 10 पावर 22 डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास डिस्टेंसेस यहां पे कितना हो गया, 3.84 टाइम्स 10 पावर 8, और इस 8 का स्क्वायर जो है वो अपने को लेना पड़ेगा। बच्चों को ना यूजुअली इस तरह की जो एक्सपोनेंट्स वाली कैलकुलेशंस रहती है ना, ये काफी मुश्किल लगती हैं। ठीक है, इसको देख लेना, मैं पूरा आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। तो ये तो फॉर्मूला के बाद हम लोगों ने जो है वो वैल्यूज पुट कर दी। अब यहां पे मैं फोर्स की वैल्यू अलग से जो है वो निकाल रहा हूं। तो जो भी 10 की पावर्स है ना वो पहले अलग कर लो सबसे पहले, और बाकी जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज हैं जैसे 6.7 यहां कर दिया, उसके बाद ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा था, उसके बाद ये 7.4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको तो अलग कर दिया। मल्टीप्लाइड बाय हम लोगों के पास क्या है, 10 पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय क्या है, 10 पावर 24 मल्टीप्लाइड बाय क्या है, 10 पावर 22 डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास जो है 3.84 का स्क्वायर है। तो इसको दो बार जो है वो मैं लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय यहां पे बनेगा 10 पावर कितना, 16। ठीक है, अब 10 की पावर्स अलग सॉल्व करनी है। क्या फॉर्मूला हम लोगों के पास यहां पे रहता है कि बेसिस अगर हम लोगों के पास सेम है, ये देखो ये बेस और ये बेस, सारी पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, और डिवाइड का साइन है अगर, तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हम लोगों के पास जो है वो होने वाली है। तो यहां पे अगर मैं 10 की पावर की बात करूं तो 10 की पावर ये क्या बन रही है, देखो 24 में 22 अगर आप ऐड करोगे तो 46 बनेगा, और उस 46 में से आप 11 माइनस करोगे तो हम लोगों के पास जो है वो 35 बनने वाला, और डिवाइडेड बाय 10 पावर जो है वो 16 हम लोगों के पास यहां पे होने वाला। सिर्फ 10 की पावर देखो, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, इसमें तो कोई भी डाउट आपके पास जो है वो नहीं आना चाहिए कि इसको मल्टीप्लाई जो है वो अपने को कैसे करना है। ठीक है,
अब ये 10 पावर 16 और इसको अगर आप कट करोगे तो बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 35 में से अगर आप 16 जो है वो माइनस करोगे तो ये 19 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास आने वाला है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशंस अगर आप सावधानी से करोगे तो आपको काफी ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो करना पड़ेगा, कुछ हम जो है उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। देखो ये 10 पावर्स कैसे सॉल्व करनी थी वो हम लोगों ने जो है वो अलग कर लिया। अब इनकी कैलकुलेशंस में आपको 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 अलग से करना पड़ेगा, 3.84 इंटू 3.84 जो है वो अलग से करना पड़ेगा। तो इन सबको सॉल्व करके जो है वो हम लोगों के पास आएगा 20.2 टाइम्स यहां पे कितना 10 पावर 19 और न्यूटन जो है वो इसकी यूनिट है। और आप थोड़ा सा और अगर इसको बेटर तरीके से लिखोगे तो 2.02 टाइम्स जो है ये 10 पावर 20 के बराबर जो है हम लोगों के पास ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो इन क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस जो है वो आपको करनी है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 40.2 के बराबर आ जाएगा। इस 40.2 को 7.4 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं बताता रहता हूं आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस का सिस्टम जो है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना अगर, तो ये आएगा 40 के आसपास 40.2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा सॉल्व करके आएगा अपने पास कितना 298 के बराबर जो है वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। और 298 को अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14.74 के बराबर आएगा। और 298 को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.02 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास ये होने वाला है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, किस तरह से मल्टीप्लिकेशंस जो है वो इसकी करनी थी वो आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। अब यहां पे क्या बोल रहा है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। ये मान लीजिए बेटा अर्थ है और इसके सरफेस के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास है m। अर्थ का मास हम लोग जो है वो m ले लेते हैं। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इस मास का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना है वो हम लोगों ने जो है वो ले लिया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हम लोग लगाएंगे तो वो क्या बोलता है, कांस्टेंट टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस के प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों के पास बेसिकली होने वाला है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ा है उसके ऊपर कितना फोर्स जो है वो अर्थ एक्सर्ट कर रही है, दिस पर्टिकुलर फोर्स इज इक्वल टू जी टाइम्स, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखी है 6.67 टाइम्स 10 पावर -11 होती है। और ये मास ऑफ द हम लोगों ने जो है वो क्या ले लिया, अर्थ ले लिया। ये हम लोगों के पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ले लिया। ये डिस्टेंस हम लोगों ने जो है वो ले लिया किसका, ऑब्जेक्ट का। किस चीज का डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कहां से है ये डिस्टेंस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से जो है वो डिस्टेंस हम लोगों के पास ये है। तो ये फॉर्मूला जो है वो हम लोगों के पास इस्तेमाल होने वाला है जो भी वैल्यूज हम लोग जो है वो फोर्स की निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन। ये कोई गाड़ी जो है वो फिसली यहां से, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह से जो कार है वो हम लोगों के पास जो है वो फिसली, फॉल्स ऑफ द लेज। और कितनी देर में ये गाड़ी जो है वो नीचे ग्राउंड पे आके गिर रही है, दैट इज 0.5 सेकेंड्स के अंदर जो है वो ग्राउंड पे आके गिर रही है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो वैल्यू है। सिंपल कैलकुलेशंस के लिए व्हाट इज द स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब देखो गाड़ी लेज से गिरी, इस तरह के न्यूमेरिकल्स के अंदर ना कुछ डाटा गिवन नहीं होता लेकिन वो अपने को पता होता है कि क्या है। देखो गाड़ी यहां खड़ी थी, यहां से फिसल के नीचे गिरी है, अगर इधर को चल रही थी कोई मतलब नहीं है क्योंकि नीचे को जाने की वेलोसिटी इनिशियली गाड़ी की कितनी थी। तो ये डाटा एक और नया हम लोगों के पास जो है वो आया, वो है 0, क्योंकि गाड़ी ऐसे थी, ये लेज है और यहां से गाड़ी फिसल के नीचे गिर रही है। तो यहां बढ़िया इनिशियली कितने पे है, 0 पे है और यहां से एकदम से नीचे गिर गई, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी अपने को जो है वो यहां पे क्या लेनी है, 0 जो है वो लेनी है। अब फाइनल वेलोसिटी जो है वो गाड़ी की कितनी होगी, मतलब अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट कैलकुलेट करूं तो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v की वैल्यू इज 0 इनिशियल वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन 10 लेंगे हम लोग, और टाइम जो है वो अपने पास कितना है 0.5 सेकेंड्स है। तो v की वैल्यू यहां सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहां पे आ जाएगी। दूसरा, अगर हम लोग देखें कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। अब एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है ना बेटा, वो क्या होता है, एवरेज स्पीड इज कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है कार ने डिवाइडेड बाय कितना टोटल टाइम लग रहा है। अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात करूं तो फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है, मैं सेकंड पार्ट जो है वो अलग पेन से सॉल्व कर रहा हूं। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, ये तो खत्म हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। हाफ टाइम्स यहां पे आ गया 10, और हम लोगों के पास टाइम जो है वो 5/10 हो गया। 5/10 को मैं 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। तो यहां पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 10/8 विच इज इक्वल टू 1.25 मीटर जो है वो गाड़ी का टोटल डिस्टेंस जो गाड़ी ने कवर किया इस खाई में गिरते टाइम पे, वो हम लोगों के पास जो है वो हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड जो है वो निकालनी है। तो इसी पार्ट के अंदर एवरेज स्पीड की वैल्यू जो है वो अपने पास कैसे निकलती है कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया गाड़ी ने डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम जो है वो गाड़ी ने लिया। तो टोटल डिस्टेंस गाड़ी कितना ट्रैवल कर रही है, 1.25 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और कितने टाइम में जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 0.5 सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो v एवरेज इज, देखो यहां से 2 जीरोस नीचे लिख रहा हूं मैं, तो 125/100 लिख दिया मैंने, और इसको 5/10 लिख दिया। तो 5/10 लिखूंगा तो ये कटेगा यहां से, ठीक है। 525 जा 125 होगा, 5 जा 25 2 जा, तो ये v एवरेज जो है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो है वो हो गया। उसके बाद हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द, तो ये कितना ऊंचा था, तो ये ऑलरेडी हम लोग जो है वो ये थर्ड पार्ट का आंसर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। तो जितना टाइम में वो खाई के अंदर पूरा गिर रही है, वहां से जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करा दैट इज द कितनी गहरी खाई में गाड़ी गिरी, वो जो है वो अपने पास निकल के आ रहा है। तो सिंपल सा सवाल था। एक चीज यहां पे मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये कि देखो गाड़ी का जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है। ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समझ लिया तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका मिस्टेक जो है वो नहीं होगी। दूसरा, अर्थ भी किधर को खींच रही है, मतलब ग्रेविटी भी किधर को लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। अब मोशन और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक डायरेक्शन में है, तो इसीलिए हमने जी की वैल्यू क्या ली है, पॉजिटिव ली है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेने का रीजन क्या है हम लोगों के पास, क्योंकि मोशन गाड़ी का नीचे को हो रहा है और अर्थ भी गाड़ी को नीचे को खींच रही है। तो ऐसे केसेस में जहां पे मोशन और जो एक्चुअल में फोर्स लग रहा है वो दोनों सेम डायरेक्शन में लगते हैं, तो उन केसेस के अंदर ग्रेविटेशनल जो जी छोटा ग्रेविटी है सॉरी, उसको हम लोग जो है वो पॉजिटिव मान के जो है वो चलते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट का क्या है, मोशन है, ठीक है। और लेकिन इस पे अगर आप देखोगे तो अर्थ किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, नीचे की डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगा रही है। तो यहां से ऑब्जेक्ट ने राइज किया, कितने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने जो है वो ट्रैवल किया, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब देखो ना, इसको अगर मैं ऊपर उछालूं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आके ये रुक जाएगा। तो जो भी हमारे पास इस तरह के मोशंस होते हैं ना, जिसमें चीजों को हम ऊपर उछाल रहे हैं, ऐसे केसेस में यूजुअली जो फाइनल वेलोसिटी रहती है वो हम लोगों के पास जीरो होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है, धीरे हो रहा है, रुका और फिर जो है वो नीचे गिरने लगा, ठीक है ना। अब वहां पे जाके रुक गया, उस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो अपने पास जीरो रहेगी। और उसके बाद बता रहा है कितनी वेलोसिटी से जो है वो ऊपर फेंका। तो अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है हम लोगों के पास, उसकी वैल्यू भी नेगेटिव जो है वो अपने को लेनी है, और नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस का जो है वो मैं यहां पे ले रहा हूं। लेकिन ना मैं आपको बता देता हूं एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है, अगर आपको 10 वैल्यू लेनी है ना तो वो क्वेश्चन में गिवन है तो आपको लेनी है। यहां पे कुछ भी गिवन नहीं है तो आप यहां पे वैल्यू लेंगे 9.8 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर जो है वो वैल्यू ले लो। अगर गिवन है 10 तो 10 ले लो। हाँ, साइन का ध्यान आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू नहीं गिवन है तो 9.8 ही जो है वो लेनी है। अब अपने को जो है वो क्या निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से जो है वो उसको ऊपर फेंका गया। तो देखो फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a टाइम्स एस। फॉर्मूला में पुट करो, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपने को निकालनी है, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस 9.8 है, इनटू में हम लोगों के पास क्या हो गया, 10 हो गया। तो माइनस यू का स्क्वायर इज माइनस 196, माइनस से माइनस कटा, u 196 के अंडर रूट के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड जो है वो हम लोगों के पास फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो आ रहा है। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो कितने टाइम में ऑब्जेक्ट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे रीच कर रहा है, तो फॉर्मूला लगा लो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो है वो हमने अभी निकाली है, कितनी है 14 है, माइनस 9.8 इसमें इसकी वैल्यू है, और टाइम जो है वो अपने को निकालना है। तो टाइम की वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी, 9.8 t दैट इज इक्वल टू 1.4। t की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1.4 बाय 9.8 के बराबर, ठीक है, सॉरी 1.4 नहीं है यहाँ पे 14 है, ठीक है। और इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये 1.3 सेकेंड्स के बराबर जो है, सॉरी 1.4 समथिंग सेकेंड्स के बराबर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसको आप सॉल्व कर लेना, इट इज इक्वल टू 1.4 सेकेंड्स से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू जो है, क्योंकि डिनोमिनेटर देखो 10 से छोटा है, तो 1.4 तो 10 पे करके आ रहा है ना। अब इससे बड़ा आएगा, तो 1.5 के अप्रोक्सीमेटली होगा, लेकिन 5 से छोटा रहेगा तो 1.45 के आसपास जो है वो इसकी वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहे हैं, 1.43 सेकंड्स जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास आ गया। अब हम लोग जो है वो एग्जाम्पल नंबर 4 पे जो है वो मूव कर रहे हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास गिवन है ऑब्जेक्ट का हम लोगों के पास कितना, 10 kg, और हमारे पास वेट कितना है अर्थ के ऊपर। देखो अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रहती है ना, वो रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मास टाइम्स ग्रेविटी। तो मास टाइम्स ग्रेविटी अगर फॉर्मूला आप लगाओगे तो 10 इंटू में 9.8 अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 98 न्यूटन जो है वो हम लोगों के पास वेट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब वेट बेसिकली होता क्या, कितने फोर्स से अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर, कितने फोर्स से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, वही वेट जो है वो हम लोगों के पास होता किसके बराबर है फॉर्मूला, बट ऑब्वियसली अर्थ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमारे पास क्या होता है, मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ, और एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ की वैल्यू जो है वो छोटे जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे m इंटू जी करोगे तो 98 न्यूटन विच इज द यूनिट ऑफ द वेट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आने वाला है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों के पास, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन when measured on the surface of the earth and what is the weight when measured on the surface of the moon। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर मैं ना यहां पे कंपैरिजन जो है वो करता हूं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ के ऊपर है वो g के बराबर है, लेकिन अगर मैं मून पे बात करूं तो मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो, क्योंकि मून का डायमेंशन अलग है। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला रहता है ना वो किसके बराबर होता है, gm बाय r स्क्वायर के बराबर जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। अब m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है प्लैनेट, और r हम लोगों के पास क्या कि कितना उसका रेडियस है। अब ऑब्वियसली मून का रेडियस अर्थ से अलग है, मून का मास जो है वो अर्थ से अलग है, तो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अर्थ से अलग होगा। अगर ये वैल्यूज अगर मैं मून का डाटा लेके इसके अंदर पुट करूं तो वहां से मेरे पास ये अप्रोक्सीमेटली g/6 के बराबर जो है वो यहां पे आ जाती है। तो यहां पे देखो वेट ऑन द अर्थ किसके बराबर होगा, m टाइम्स g के बराबर होगा, और यही वेट अगर मैं मून पे बात करूं तो देखो मास तो हर जगह सेम रहता है, जितना अर्थ पे मास है ऑब्जेक्ट का वही मास जो है
वो ऑब्जेक्ट का मून पे होने वाला है, क्योंकि मास इज द हम लोगों के पास कितना कंटेंट किसी मैटर का एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है उसको हम लोग जो है वो मास बोलते हैं। अब वो सेम ऑब्जेक्ट अगर मून से उठा के हमने अर्थ पे रख दिया तो ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मास की वैल्यू यहां पे सेम रहेगी, लेकिन वेट जो है वो यहां पे g/6 आ जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन अपने पास जो देखने में मिला कि वेट ऑन द अर्थ इज 6 times द वेट ऑन द मून, या अगर मेरे को वेट ऑन द मून जो है वो निकालना है तो जो वेट ऑन द अर्थ है उसको 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहां पे जब आप 6 से इसको वेट ऑफ द अर्थ को डिवाइड करोगे तो 10/6 करोगे तो ये 1 पॉइंट, यहां पे 4 बचेगा, 6 और ये 6 न्यूटन के बराबर जो है वो हम लोगों के पास इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी। तो वेट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑन द अर्थ, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून के ऊपर है वो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 जो है वो हम लोगों के पास रहती है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ? ये सिंपली मैं आपको यहां पे पिछले क्वेश्चन में डिफाइन कर चुका हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 of the acceleration due to gravity on the earth because the dimension and the radius of the moon, जब मैं g की वैल्यू कौन से फॉर्मूला में पुट करता हूं, g इज इक्वल टू gm/r² वाले फॉर्मूला में पुट करता हूं, तो यहां से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून का आता है वो अप्रोक्सीमेटली 9.8/6 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास आ रहा है। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू से जब मैं वेट कैलकुलेट करता हूं तो मास टाइम्स g/6, तो यहां से वेट जो है वो 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ जो है वो आ रहा है। पेपर के अंदर सिंपली आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ द मून इज डिफरेंट फ्रॉम द डायमेंशन एंड मास ऑफ द मून, या रेडियस एंड मास ऑफ द मून इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अर्थ, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो है ये डिफरेंस 1/6 का जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी पेपर के अंदर आप इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो इसको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से जो है वो समझ लेते हैं। एक ब्लॉक है वुड का, इस तरह से पड़ा हुआ, और एक बार इसको लटा के जो है वो हमने डाल दिया, 5 kg इसका मास है, कितना प्रेशर, देखो बेटा जी प्रेशर का जो फॉर्मूला हम लोगों के पास होता है वो किसके बराबर होता है, कितना फोर्स अपॉन एरिया जो है वो हम लोगों के पास होगा। अब फोर्स जो है वो ये क्या एग्जर्ट करेगा, ऑब्वियसली फोर्स जो है वो कितना वेट है उसका m/g/a के बराबर जो है वो प्रेशर हम लोगों के पास आने वाला है। तो इन दोनों केसेस में जो है वो अपने को प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो वेट पहले निकाल लेते हैं, मास कितना है ऑब्जेक्ट का जो कि हमने रखा हुआ है वो है 5 kg, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे वैल्यू जो है वो मैं 9.8 ले रहा हूं, तो 5 को जब आप 9.8 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40, 4 कैरी कर रहे हैं, 5 9 45, तो ये 49 और ये 49 न्यूटन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे वेट जो है वो हो गया इस ऑब्जेक्ट का। अब पहले केस में अगर आप देखो तो एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, 20 और 10 वाला नीचे टच कर रहा है, तो 20/100 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया मीटर में, और 10/100 जो है वो हमने यहां पे कर दिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कटा, तो ये एरिया हो जाएगा हमारे पास कितना, 1/50 मीटर स्क्वायर। अब फोर्स अपॉन एरिया जो है फर्स्ट केस के अंदर जो प्रेशर फर्स्ट केस में आएगा दैट इज फोर्स विच इज 49 अपॉन एरिया विच इज 1/50, तो ये 1/50, तो ये 50 से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। एरिया का प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है, तो फर्स्ट केस में प्रेशर जो है 49 टाइम्स 50, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 जा 45, 4 कैरी करेंगे, 5 4 जा 24 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो पास्कल, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट के अंदर जो एरिया है बेटा जी वो एरिया हम लोगों के पास क्या है, 40 × 20, तो 40/100 इंटू हम लोगों के पास हो जाएगा ये 20/100, तो 2 0 से यहां पे कट गई तो 8/100, तो ये हम लोगों के पास हो गया कितना, 8/100 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया हो गया। तो अगर मैं प्रेशर सेकंड केस के अंदर जो है वो कैलकुलेट करूंगा तो फोर्स तो हमारे पास सेम ही है विच इज 49 डिवाइडेड बाय 8/100 था, इंटू में 100 जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो
8 6 जा 48, 1 कैरी किया, 1.0 लगाएंगे तो 8 1 जा 8। प्रेशर की वैल्यू यहां पे सॉल्व करके हम लोगों के पास जो है वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी। प्रेशर इज 612 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास पास्कल में जो है वो हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली है कि वो एरिया जब हमारा बढ़ गया, देखो पहले 20 और 10 वाला पोर्शन जो ब्लॉक का था वो नीचे टच हो रहा था, अब 20 और 40 वाला पोर्शन मतलब एरिया बढ़ा दिया, तो प्रेशर की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास जो है वो रिड्यूस होगी। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाली कि हमने जो है वो वेट किया अपना और मास देखा 42 आ रहा था वेइंग मशीन के ऊपर। इज योर मास मोर और लेसर देन 42? देखो बेटा, जब मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हूं, ये एक्चुअली मास नहीं है, ये वेट की वैल्यू है। आपने क्योंकि वेइंग मशीन के ऊपर वेट जो है, तो ये कॉमन सेंस है, वेइंग मशीन पे खड़े होकर जो आप देख रहे हो सामने 42 आ रहा है वो आपका वेट आ रहा है। अब एक्चुअल में जो है वो क्या हो रहा है, दो चीजें आपको नोटिस करनी है। वेट क्या है, कितने फोर्स से आपको अर्थ जो है वो नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन हो एक्चुअल में क्या आ रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी का कुछ वॉल्यूम है, तो एयर आपके ऊपर जो है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में बियॉन्ड फोर्स जो है वो एक्सर्ट करती है। हर बंदे पे वॉल्यूम, जैसे बैलून देखा, ठीक है, बैलून को छोड़ दो तो बैलून एकदम से नीचे नहीं गिरता, क्योंकि बैलून जो है वो फ्लोट करता रहता है काफी देर तक, धीरे धीरे आराम से जो है, क्योंकि एयर हर चीज को, या तुमने देखा हो पानी के टब के अंदर जो है वो बैलून को डिप कर दो तो बैलून जो है वो एकदम से बाहर की तरफ जो है वो छलांग लगाता है। यही सेम काम, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो अ फ्लूइड, एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड, यही सेम काम, मतलब एक प्रॉपर्टी है बुयांसी जिसको हम लोग बोलते हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स होता है तो उस पर्टिकुलर फ्लूइड जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग बियॉन्ड फोर्स जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो वेट बॉडी का नीचे लग रहा था, बियॉन्ड फोर्स ऊपर लग रहा था, तो और नेट कितना लग रहा था हम लोगों के पास, तो वेट माइनस बियॉन्ड, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 40 आई। तो एक्चुअल वेट अगर मैं देखूंगा तो 42 के अंदर कुछ बी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास एक्चुअल वेट की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारे पास बियॉन्ड फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट के अंदर जो है वो एक्सर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास जो रीडिंग आई उस पर्टिकुलर मीटर के ऊपर वो कम शो हुई। एक्चुअल में रीडिंग जो है वो उसकी ज्यादा थी, क्यों, क्योंकि W माइनस बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो शो हो रही है। नीचे फोर्स लग रहा है W, ऊपर फोर्स लग रहा है B, तो नेट फोर्स नीचे की साइड पे कितना लग रहा है, W माइनस बी जो है वो लगेगा। अब वही फोर्स जो है वो वेइंग मशीन ने रीड किया होगा, अब वो वेइंग मशीन ने जो फोर्स रीड किया उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 42 वैल्यू आई। एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, देखो ये B माइनस का इधर उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा, तो 42 से थोड़ी ज्यादा मतलब वेट तो ज्यादा ही होगा भैया 42 से। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। You have a bag of cotton and an iron bar, each indicating a mass of 100 kg when measured on a weighing machine. In reality, one is heavier than other. Can you say one is heavier and why? देखो बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 100 किलो का जो कॉटन है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, मान लो ये 100 किलो कॉटन है, और उसी को अगर मैं इक्विवेलेंट आयरन के मास से कंपेयर करूंगा तो ये मेरे पास कॉटन है और ये मेरे पास आयरन है। इसका क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है तो इस पे बियॉन्ड फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में जो है वो ज्यादा लगेगा, जो कि इसके वेट को काफी हद तक काटेगा, जिसकी वजह से इसको उठाने में अपने को हल्का लगेगा। सिंपल, बहुत सिंपल है, क्योंकि बियॉन्ड फोर्स की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी ऑब्जेक्ट हमने उस फ्लूइड के अंदर इमर्स कर रखा है उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। अब ऑब्वियसली सबको पता है यार कॉटन का वॉल्यूम तो ज्यादा ही होगा। अब कॉटन का वॉल्यूम क्योंकि ज्यादा है तो इसका मतलब कॉटन जो है उसके ऊपर हम लोगों के पास जो है वो बियॉन्ड फोर्स काफी ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से जो है वो नीचे की साइड वाला जो फोर्स है, वेट है, उसको काफी हद तक काटेगा। जबकि आयरन के केस में क्योंकि इसका वॉल्यूम स्मॉल है तो इस केस में जो बियॉन्ड फोर्स है वो कंपैरेटिवली कॉटन से कम लग रहा है, तो इसलिए नीचे की साइड पे ये 100 किलो वाला आयरन ज्यादा फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों के पास आयरन जो है वो हेवी लगेगा और कॉटन जो है वो लाइट लगेगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नहीं था लेकिन काफी कॉन्सेप्चुअल था, इसीलिए मैंने जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को जो है वो टेकअप कर लिया। बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है, रिलेटिव डेंसिटी। पहले तो देख लो हम लोगों के पास क्या है रिलेटिव। ये वैसे टॉपिक अब कट गया हुआ है लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं क्योंकि कई बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं
एनसीईआरटीज जो है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, कितनी डेंसिटी है हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की, कोई भी सब्सटेंस उसकी डेंसिटी जो है वो कितनी है, उस डेंसिटी को हम लोग कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। अब कुछ डाटा स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रिलेटिव डेंसिटी 10.8 हो गया, डेंसिटी जो है वो मेरे को निकालनी है। वाटर की डेंसिटी इज 10 पावर 3, क्योंकि यहाँ पे गिवन है kg पर मीटर स्क्वायर, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 टाइम्स 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो हम लोगों के पास इसकी वैल्यू जो है वो होगी। अब डेंसिटी की वैल्यू एसआई यूनिट्स में निकालनी है। एसआई यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला रहता है वो हम लोगों के पास होता है मास पर यूनिट क्या, वॉल्यूम। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो मास की एसआई यूनिट है केजी, वॉल्यूम की एसआई यूनिट है मीटर क्यूब, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, केजी पर मीटर क्यूब जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है उसको ध्यान से जो है वो समझ लो। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो बोल रहा है कि आप ना इसको ऐसे देखो, मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है हम लोगों के पास m2, और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो r दे रखा है। तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर जो है वो हम लोगों के पास होगी, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब वो क्वेश्चन में ये बोलता है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ, अगर ये डिस्टेंस को r की बजाय जो है वो r/2 में हम लोग जो है वो चेंज कर लें, तो हम लोगों के पास ये फोर्स जो है वो कैसे वेरी करेगा। अब देखो नया वाला फोर्स, क्योंकि मास हमने चेंज नहीं किया, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी। तो m1 m2 डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा। तो f डैश की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा। तो एक चीज अगर नोटिस करो आप, तो ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब f डैश की वैल्यू विल बी 4 टाइम्स f, मतलब डिस्टेंस के रिड्यूस करने से बाय 2, डिस्टेंस के हाफ करने से जो नया फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है वो 4 टाइम्स बराबर जो है वो हो जाएगा, मतलब 4 गुना उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या बोलता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस। मास वगैरह दे रखा है और डिस्टेंस रेडियस जो है वो दे रखा है। तो देखो ये अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स की जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास किसके बराबर है, g टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 11 6.67 पुट कर देना, और मल्टीप्लाइड बाय हम लोगों के पास मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 टाइम्स 10 पावर 24, ऑब्जेक्ट कितने किलो का है भैया, 1 kg का ही है। डिस्टेंस ऑफ द अर्थ जो है वो अपने पास कितना है, 6.4 इंटू 10 पावर हम लोगों के पास जो है वो 6 मीटर का स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे फिर ये वही कैलकुलेशन जो है वो आ गई, तो यहाँ 10 वाली वैल्यूज पहले अलग कर लो आप, उसके बाद जो है वो देखेंगे 6.4 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय ये 6.6 है, और ये 6.4 इंटू 6.4 जो है वो ये हो गया, इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय ये यहां पे हो जाएगी 10 पावर माइनस 11 टाइम्स 10 पावर 24। अब ये कैसे जो है वो सॉल्व होगा, पहले देखो आप 10 की पावर्स जो है वो आप देख लो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो बेसिस सेम है, पावर्स जो है वो ऐड होने वाली है। तो न्यूमिरेटर पे कौन सी जो है वो आने वाली है, 24 माइनस 11, तो ये 24 माइनस 11 अगर आप करोगे तो हम लोगों के पास जो है वो 13 बचने वाला है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 पावर 6 बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना बचेगा, 10 पावर 12 बचेगा। सॉल्व करोगे इसको तो 10 बचेगा, मतलब ये सारा कुछ सॉल्व करके अपने पास जो है वो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है।
तो बेसिकली हमारे पास फोर्स जो 10 था वो मैंने इस 6.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 66 इंटू हम लोगों के पास क्या हो गया 6 डिवाइडेड बाय 6.4 टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.4 जो है वो हो जाएगा। तो 6.4 को 6.4 से मल्टीप्लाई कर लो और 66 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और फोर्स की वैल्यू जो है जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे इनको मल्टीप्लाई करके, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो फोर्स की हमारे पास आने वाली है। आई होप बेटा जी ये क्वेश्चन जो है वो आप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। आगे क्या बोलता है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 as strong as the gravitational force on the surface of the earth. What is the weight in newtons of 10 kg object on the moon and the earth? बहुत सिंपल है, देखो acceleration due to gravity on earth is 9.8. This is the value on the earth. बहुत सिंपल। और acceleration due to gravity on the moon is, यहां पे क्या करेंगे 9.8 को हम लोग जो है वो 6 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है। मास कितना है ऑब्जेक्ट का हम लोगों के पास 10 kg मास की बात जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो रही है। और मून के ऊपर भी मास, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ऐसी क्वांटिटी है जो अमाउंट ऑफ कंटेंट बताती है, चेंज जो है वो नहीं होती। व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ? तो वेट ऑन द अर्थ विल बी 9.8 टाइम्स 10 विच इज इक्वल टू 98 न्यूटन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून? तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 9.8 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 98/6। तो 98/6 की अगर आप कटिंग करो तो यहाँ पे 6 1 जा 6, 3 कैरी करके 38, 6 6 जा 38, 2 कैरी हो रहा है, पॉइंट लगा दिया हमने 20 पे, और 6 3 जा हम लोगों के पास जो है वो 18 है, और ये 16.3 न्यूटन के बराबर जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली 1/6 जो है वो वेट्स हम लोगों के पास जो है वो रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के पास जो ये है, इसके अंदर देखो हम लोगों के पास क्या गिवन है कि फर्स्ट जो है वो पूछ रहा है कि अगर मास जो है वो डबल कर दिया जाए किसी एक ऑब्जेक्ट का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से लग रहा है वो क्या वेरी करेगा। बहुत सिंपल है, तो एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो मैं 2 टाइम्स m1 कर देता हूं, इनटू में m2 कर देता हूं, डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया r स्क्वायर जो है वो कर दिया। तो यहां से आप f डैश की वैल्यू देखोगे 2 टाइम्स जो है वो क्या आ गई g m1 m2 बाय r स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहां से एक चीज अपने को नजर आ गई साफ की 2 टाइम्स जो है वो फोर्स के बराबर हो गया। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दूंगा तो फोर्स की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स हम लोगों के पास सिंपली जो है वो होने वाली है, क्योंकि अपने पास फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो हम लोगों के पास रहता है। अब इसी का थर्ड पार्ट हम लोगों के पास क्या बोलता है, पहले थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को अगर मैंने डबल कर दिया, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस को अगर मैंने डबल कर दिया तो f डैश विल बी इक्वल टू g टाइम्स, यहां पे हो जाएगा 2m1 और यहां पे हो जाएगा क्या 2m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमने सेम रखा है, डिस्टेंस की कोई बात जो है वो नहीं की गई है। तो ये 4 टाइम्स m1 m2 बाय r स्क्वायर के बराबर जो है वो हो गया। तो f डैश को अगर आप देखोगे तो 4 टाइम्स f के बराबर जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस को डबल कर दिया गया एक बार, और एक बार डिस्टेंस को जो है वो हम लोगों के पास ट्रिपल कर दिया गया। तो डिस्टेंस को जब हम लोग डबल कर लेते हैं तो देखो नॉर्मल डिस्टेंस अगर मैं r लेके चलूं तो फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है g m1 m2 बाय r स्क्वायर के बराबर। अब अगर इस r को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, 2r में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो f डैश क्या होगा हम लोगों के पास g m1 m2 बाय 2r का स्क्वायर विच इज 4r स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप कंपेयर करोगे तो 1/4 टाइम्स g m1 m2 बाय r स्क्वायर हो गया। तो यहां से f डैश की वैल्यू इज 1/4 टाइम्स जो है वो f, मतलब डिस्टेंस के डबल करने से फोर्स जो है वो 1/4 टाइम्स जो है वो हम लोगों के पास कम हो रहा है। और दूसरा पार्ट में डिस्टेंस जो है हमने 3 टाइम्स r कर दिया, तो यहां पे भी जो है वो आप f डैश की वैल्यू निकाल लो, क्या होगी g m1 m2 बाय r कितना है हम लोगों के पास अब 3r है, तो ये 9r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से f डैश जो है 1/9 टाइम्स f जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी न्यूमेरिकल था और ये आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास ये है, ध्यान से जो है वो इसको आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जो भी ये वर्टिकली अपवर्ड वाले क्वेश्चंस हैं वो आप यहां पे ध्यान से जो है वो देख लो। एक ही फंडा जो है वो यहां होने वाला है, मोशन जो है वो इनका ऊपर की साइड पे जो है वो हो रहा है। ऑब्वियसली जो फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है वो नीचे की साइड पे जो है वो हम लोगों के पास लग रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, बट ऑब्वियसली रिटार्डिंग मोशन है क्योंकि मोशन और फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं। तो यहां से एक डाटा जो मैं पहले ही लिख देता हूं बिना क्वेश्चन पढ़े, वो ये कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस का जो है वो होने वाला। और इनिशियली कितनी वेलोसिटी से जो है वो इसको फेंका है, यहाँ पे 49 मीटर पर सेकंड से जो है वो फेंका है। बट ऑब्वियसली क्या होगा, मैंने बार बार इस चीज को बता रहा हूं कि भैया ऊपर जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा और फिर जो है वो नीचे फॉल करूंगा। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोगों के पास जो है वो कितनी होने वाली है, 0 जो है वो होने वाली है यहाँ पे। और व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अप टू विच इट राइजेस, क्या फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as के बराबर है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर भी 0 रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी इज 49 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 9.8 माइनस की वैल्यू पुट कर रहा हूं इनटू में डिस्टेंस जो है वो अपने को यहां पे निकालना है। अब ये माइनस साइन से माइनस साइन कट गया यहां पे, तो 49 टाइम्स ये हो गया 49, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 98 डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास जो है वो यहाँ पे 10 कर रहा हूं इंटू एस कर रहा हूं। अब ये 49 2 जा 98 जो है वो होने वाला। अब ये 49 इससे मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 490 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है वो 4, इसको आप सॉल्व करोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 फिर से, और हम लोगों के पास जो है वो 5। तो 122.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके जो है ये बॉडी हम लोगों के पास जो है वो रुकने वाली है। कितने टाइम में जो बॉडी है वो ऊपर पहुंच रही है, तो यहां पे देखो v इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, u प्लस 80। v हम लोगों के पास जो है वो 0 है, u हम लोगों के पास इनिशियली जो है वो 49 पे बॉडी को फेंका गया, माइनस 9.8 एक्सेलरेशन थी। यहां पे t की वैल्यू जो है वो क्या निकलेगी, तो 9.8 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 49, तो t की वैल्यू हमारे पास होगी 49 बाय 9.8, 9.8 को मैं 98 इंटू क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 10 कर रहा हूं, 49 2 जा और 2 जो है वो 5 पे जा रहा है। तो टोटल टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में कितना लग रहा है, 5 सेकंड्स जो है वो लग रहा है। अब एक चीज आप याद रखो, ऊपर जाने के टाइम को बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे आने के टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। जैसे ऊपर फेंका मैंने, ऊपर गया, नीचे आया। और एक चीज आप याद रखो कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर जो है वो होते हैं। कभी भी मैं किसी चीज को ऊपर फेंक रहा हूं, जब वो नीचे आके गिर रहा है तो जितनी देर में वो ऊपर पहुंचा उतनी देर में ही वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिरा। और टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट हम लोगों के पास जो है वो बराबर है। अगर 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट नीचे ऊपर जा रहा है तो 5 ही सेकंड में जो है वो नीचे गिरेगा। तो टोटल टाइम अगर मैं निकालूं कि वो अर्थ के ऊपर आके कब गिरेगा, तो 5 ऊपर जाने का और 5 जो है वो नीचे आने का, टोटल टाइम जो है वो हम लोगों के पास कितना हो गया, यहाँ पे 10 सेकंड्स जो है वो टोटल टाइम की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो होगी। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 19.6 मीटर, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। अब ये डिस्टेंस ट्रैवल दे रखा है स्टोन ने जो कितना करना है, दैट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली स्टोन इज रिलीज्ड, यहां से छोड़ दिया गया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। अब देखो मोशन और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों नीचे की साइड पे लग रहे हैं, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैं प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो लेने वाला हूं। और फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी अपने को निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मैं नहीं लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू 2 इंटू में 9.8 टाइम्स यहां पे डिस्टेंस जो है 19.6 है, तो v स्क्वायर इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 19.6 ही आएगा। तो इसका अगर आप अंडर रूट करोगे ना तो बट ऑब्वियसली तो बहुत ही आसान वाला अंडर रूट हो गया
19.6 मीटर पर सेकंड से जो है ये ब्लॉक इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे जो है वो लैंड करेगा, या हिट जो है वो इस पर्टिकुलर ग्राउंड को इस वेलोसिटी से जो है वो करने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से स्टोन को अपवर्ड फेंका गया, 40 मीटर पर सेकंड से। इसने बोल दिया जी ले लो भाई, जी ले लो, कितना ले लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। अब यहां पे ना साइन देखना पड़ेगा, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मोशन ऊपर की साइड पे है, फोर्स नीचे की साइड पे लग रहा है। अब मोशन और फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। कितनी हाइट तक वो स्टोन रीच करेगा, बट ऑब्वियसली पहले तो आप ये समझ लो, क्योंकि स्टोन को ऊपर फेंका है, स्टोन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होने वाली है वो 0 होगी। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको जो है वो क्लियर है। और उसके बाद फॉर्मूला हम लोगों के पास जो है वो क्या लगने वाला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। लगाओ जी, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 40 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन को -10 ले लो, इनटू में क्या ले लो, यहाँ पे s ले लो। तो यहाँ पे s की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -1600 डिवाइडेड बाय -20। ये माइनस से माइनस कटा, ये भी कटा, डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 80 मीटर के बराबर जो है वो आने वाली है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपको कैसे निकाला वो हमने समझ में आ गया। तो यही मैक्सिमम हाइट है कि यहां तक जो है वो स्टोन राइज करा, कितनी हाइट तक जो है वो स्टोन राइज करा, 180 मीटर तक, सॉरी 80 मीटर तक जो है वो स्टोन राइज करा। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। देखो होगा क्या, स्टोन बट ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद जो है वो नीचे गिरेगा। अगर तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमने स्टोन के एंड तक की निकालनी है, कितनी होगी, तो 0। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा, 80 + 80, क्योंकि 80 ऊपर जाने का, 80 जो है वो नीचे आने का, टोटल डिस्टेंस जो है वो अपने पास 160 होने वाला है, क्योंकि 80 डिस्टेंस तो वो ऊपर जाने में कवर कर रहा है, 80 ही डिस्टेंस वो नीचे आने में कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वो 160 मीटर करेगा। अब क्योंकि यहीं से फेंका और वहीं आके दोबारा गिरा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पे अगर तो अपने को एंड टू एंड स्टोन कहां फॉल कर रहा है वहां तक का निकालना है, तो 160 और 0 आंसर है। अगर मैक्सिमम हाइट तक का यहां पे, क्योंकि यहां पे ना क्लैरिटी नहीं हो रही है, क्योंकि इसने सीधा बोल दिया फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। कहां तक, मैक्सिमम हाइट अचीव करने तक या दोबारा ग्राउंड पे आके गिरने तक, वो लिखा नहीं हुआ, इनको लिखना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। वैसे मुझे लगता है जो एनसीईआरटी ने जो है वो इसको बनाया होगा सवाल को, तो ये लास्ट तक ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, बट ऑब्वियसली वो नीचे गिर ही रहा है। तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, जैसे फेंका वैसे उसी हाथ में जो है वो दोबारा वापस गिर गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 होगा। और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड में हम लोग 80 जो है वो ऐड करने वाले हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सन और डिस्टेंस बिटवीन द टू भी हमारे पास गिवन है। सीधा फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, जी, एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यूज पुट कर लो, कितनी होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द अर्थ इज 6 टाइम्स 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द सन इज 2 टाइम्स 10 कितना 30 डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास डिस्टेंस कितना है 1.5 टाइम्स 10⁻11 का स्क्वायर जो है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब ये इस तरह की कैलकुलेशंस को क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, 10 वाले भैया अलग कर लो और जो नंबर्स मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो अलग जो है वो कर लो आप। तो 6 पॉइंट यहाँ पे हो गया 67 इंटू न्यूमिनेटर में 6 है और एक 2 है और साथ में जो है वो क्या क्या मल्टीप्लाई में है वो लिखते हैं अभी। और यहाँ पे नीचे क्या है 1.5 का स्क्वायर है, तो 1.5 टाइम्स 1.5 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे होने वाला है। और मल्टीप्लाई में देखो 10 की कौन कौन सी पावर्स है यहाँ पे, तो 54 ये वाली होगी इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि ऐड करेंगे दोनों पावर्स को, बेसिस सेम है। तो 54 में से 11 जो वो माइनस करो तो 10⁻43 ये होने वाला, और यहाँ पे 10 पावर ये कितना होने वाला 22 होने वाला। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे 10 पावर 11 इंटू 10 पावर 11 इज 10 पावर 22। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके हम लोगों के पास जो है 21 इसमें ऐड कर दो, 43 आ जाता है, तो 21 जो है वो ये होने वाला है। तो 6 पॉइंट ये हमारे पास 10 पावर 21 जो है वो 10 पावर्स को सॉल्व करके आ गया। बाकी ये मल्टीप्लाई जो है वो काफी सिंपल हो सकती है अगर आप इसको थोड़ा सा स्मार्टली जो है वो सॉल्व करो। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 40.2 इंटू 2 जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर हो जाता है, 80.4 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। इनटू में क्या है, ये 10 पावर 21 है, और 15 इंटू 15 इज यहां पे हो जाएगा ये 2.25 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास ये होने वाला है। ठीक है, तो अब जो है ये अप्रोक्सीमेटली 2.25 80 से जो है वो आप डिवाइड करोगे तो ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो इसकी आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, स्टोन इज अलाउड टू फॉल। हम लोगों के पास स्टोन जो है वो गिर रहा है भैया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये है एक स्टोन 100 मीटर से नीचे जो है वो फेंका गया। ये हमारे पास जो टावर थी उसकी जिस टावर से जो है वो इसको फेंका गया वो हमारे पास 100 मीटर का है। उसके बाद दूसरा स्टोन उसी सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली जो है वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो ऊपर फेंका गया। कहाँ पे दोनों स्टोन्स मिलेंगे और कब मिलेंगे, तो मैं जूम करके चल रहा हूं। ये दोनों स्टोन्स में जब मिले तो इस स्टोन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया था x का, ठीक है, और बट ऑब्वियसली इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो कितना किया था, 100 माइनस x का डिस्टेंस जो है वो इसने ट्रैवल किया था। अब ये केस मैं लेके चल रहा हूं 1 और दिस केस इज टर्म्ड एज 2। अब इन दोनों केसेस को जो है वो मैं अलग अलग वैल्यूज लेके सॉल्व करने वाला हूं। केस 1 सॉल्व करते हैं पहले। केस 1 में स्टोन को ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप के केस में जो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, 0 लेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टोन ने कितना किया, x किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज क्या फॉर्मूला रहता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और g की वैल्यू इसमें जो है वो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू जो है वो लेने वाले हैं। पॉजिटिव वैल्यू क्यों लेने वाले हैं मैं समझ सकता हूं, आपको क्लियर है, क्योंकि मोशन और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में यहां पे जो है वो लग रहे हैं। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये तो खत्म हो गया। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हाफ gt स्क्वायर जो है वो वैल्यू हमारे पास होगी। सेकंड पार्ट अब मैं इस क्वेश्चन का जो है वो सॉल्व कर रहा हूं। तो सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो आप ध्यान से देखो, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है हम लोगों के पास, 100 माइनस x। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो यहां पे देख लो बेटा जी, इनिशियल वेलोसिटी है हम लोगों के पास 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लोगों के पास क्या है, माइनस का g वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास यहां पे है। ठीक है, अब यहां पे ना एक चीज और हम लोग ले सकते हैं, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 100 माइनस x जो है वो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहां पे है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड की वैल्यू इज क्या फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे पास, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड की वैल्यू पुट कर दो, 100 माइनस x दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 25, टाइम मैं t ले रहा हूं, माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब क्वेश्चन आता है कि यहां पे हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव थी। ये चीज अपने को जो है वो क्लियर हो चुकी है, 2 पार्ट्स जो है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और यहां पे एक चीज और काफी इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान देनी है, ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो x है। ये मेरे पास इक्वेशन 1 बनी और ये मेरे पास इक्वेशन 2 बनी। स्मार्टली देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, क्योंकि ऐसे सॉल्व करने में भैया ऐसी तैसी हो जाती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं 1 प्लस 2, अब क्यों ऐड किया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या था, x था, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे था 100 माइनस x, और राइट हैंड साइड पे यहां पे क्या था, हाफ gt स्क्वायर, उसमें क्या था, हाफ gt स्क्वायर था। ये तो आ गया किसका, फर्स्ट इक्वेशन का, प्लस 25 टाइम्स t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन का आ गया। और बड़ा ही स्मार्टली अगर आप देखो तो इससे ये गया,
इस पूरे से ये पूरा गया 25 t इज इक्वल टू 100 और t की वैल्यू भैया 4 सेकंड हमारे पास सीधा कहीं सीधी वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास आ गई। 4 सेकंड्स वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास डायरेक्ट यहां पे कट करने से 1 और 2 को ऐड करने से सारी चीजें कट कर रही हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा? वैसे तो देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड्स जो हैं इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो है वो आप पढ़ने वाले हो, लेकिन अभी आप इसको सिंपली देख लो कि ऐड करने से भैया फायदा मिल रहा है, एक्स एक्स खत्म हो रहा है, जीटी स्क्वायर से जीटी स्क्वायर खत्म हो रहा है और टी की वैल्यू भैया मेरे को आ रही है, टी की वैल्यू मेरे को चाहिए और क्या चाहिए। तो 4 सेकंड के बाद दोनों जो है वो मिल रहे हैं। अब 4 सेकंड्स के बाद ये दोनों मिल रहे हैं तो एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? हाफ इंटू में जी की वैल्यू कितनी लेनी है? कुछ लिखा है इसने? नहीं लिखा, मैं 10 ले रहा हूं भैया, डी2 में वैसे 9.8 लेनी है आपको। और टाइम कितना है? 4 सेकंड है, तो 4 का स्क्वायर इज 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 80 मीटर। और ये बचा कितना हम लोगों के पास? यहाँ पे दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, ये 20 मीटर है। तो मतलब जब पहले स्टोन ने 80 मीटर नीचे आ गया था और दूसरा स्टोन 20 मीटर ऊपर गया था, तो 4 सेकंड्स के बाद वो दोनों स्टोन्स जो है वो हम लोगों के पास मिल रहे थे। कैलकुलेट व्हेन निकला 4 सेकंड्स एंड वेयर निकला ऊपर से 80 मीटर और नीचे से 20 मीटर। वेयर का आंसर जो है वो हम लोगों के पास हो गया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड्स। तो बेटा जी बॉल जो है वो ऊपर फेंकी गई है और थ्रोअर के पास आके दोबारा वो टोटल कितने सेकंड्स में रीच आउट कर रही है? 6 सेकंड्स में जो है वो रीच आउट कर रही है। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट बराबर रहते हैं, तो दोनों मिला के 6 सेकंड्स है। तो इसका मतलब ऊपर जाने का अकेला टाइम कितना होगा? 3 सेकंड्स ही ना हुआ। तो 3 सेकंड में जो है वो ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसी इसकी जर्नी को ऐसे कैलकुलेट करूं कि ये ऊपर जाने की जर्नी है, इसमें लग रहे हैं 3 सेकंड्स, और ये हम लोगों के पास जो है वो नीचे आने की जर्नी है, इसमें भी जो है वो टोटल कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकंड्स जो है वो लग रहे हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच इट इज थ्रोन? तो एक चीज बहुत सिंपल है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इनिशियल वेलोसिटी मेरे को जो है वो निकालनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मैं यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं। फर्स्ट केस से सॉल्व कर रहा हूं इसको, केस 1 से। ये वैल्यू नेगेटिव लेंगे, बोलो क्यों? क्योंकि देखो ऊपर की साइड पे मोशन है और फोर्स जो है वो नीचे की साइड पे लग रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो होने वाली है और टाइम अपने को जो है वो निकालना है। तो टाइम अपने को टाइम अपने को जो है वो दे रखा है। कितना दे रखा है टाइम? 3 सेकंड्स जो है वो दे रखा है। तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को निकालनी है -9.8 इंटू में 3, और यहां से अगर आप u की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी 29.4 मीटर पर सेकंड के बराबर जो है वो हम लोगों के पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? कितनी जो है वो रीच कर रहा है? अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर आई हमारे पास? 29.4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस का 9.8 क्योंकि ऊपर फेंका, इंटू में डिस्टेंस जो है वो निकाल लेंगे। तो यहां से डिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -29.4 इंटू 29.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 9.8 माइनस का, ये माइनस से माइनस का साइन जो है वो कटने वाला है और 9.8 ये जो है वो 3 पे कट होने वाला है हम लोगों के पास। और यहां से जो डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आएगी वो 90 से थोड़ा सा कम, तो 88 पॉइंट हम लोगों के पास जो है वो 42 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास आने वाली है। फिर इसको 2 से जो है वो डिवाइड कर दो तो 44.1 मीटर डिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली होगा। तो बेटा जी ये हम लोगों के पास जो है वो बी पार्ट हो गया और ये हम लोगों के पास जो है वो ए पार्ट का आंसर जो है वो आ चुका है। अब तीसरे पार्ट में क्या पूछा? व्हाट इज द पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स? तो पहले आप ये विजुअलाइज करो कि भैया 4 सेकंड्स के बाद मेरा ऑब्जेक्ट है कहां पे। तो देखो 3 सेकंड तो उसको ऊपर जाने में लग रहे हैं, तो 3 खर्च हो गए। मान लो आपने अभी देखना शुरू किया, ये पहुंच गया 3 सेकंड ऊपर। उसके बाद चौथा सेकंड क्या हो रहा है? चौथे सेकंड का बेसिकली डिस्टेंस क्या है? 3 सेकंड में तो यहां पे था, अब वो नीचे कितना सेकंड फॉल किया? 1 सेकंड जो है वो नीचे फॉल कर रहा है। तो अगर सिर्फ मैं ये वाली जर्नी को देखूं
और उसकी पोजीशन जो है वो निकाल दूं कितनी होगी, तो वो कैसे जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी देखो सिर्फ ये वाली जर्नी की 0, क्योंकि टॉप पॉइंट पे जाके वो रुक गया। कितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, 1 सेकेंड्स के लिए। क्या एक्सेलरेशन है, मोशन नीचे की तरफ, अर्थ का फोर्स भी नीचे की तरफ। तो हम लोगों के पास ग्रेविटी की वैल्यू, हम लोगों के पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो होने वाला है। अब कितना डिस्टेंस जो है वो यहां से हम लोग निकालेंगे, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से s जो है इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, और यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी हम लोगों के पास, 9.8 थी। तो 9.8 वैल्यू पुट कर ली। टाइम कितना था हम लोगों के पास, 1 सेकेंड्स था। तो यहां से डिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास कितना आ गया, 9.8 को 2 से जो है वो डिवाइड कर दो आप, तो 4.9 मीटर ऊपर से डिस्टेंस जो है वो उसने ट्रैवल कर लिया पोजीशन निकालते हुए। और नीचे से अगर इसकी आप पोजीशन निकालोगे ग्राउंड से, तो 44.1 माइनस 4.9 जो है वो आप निकाल लो, तो आपकी पोजीशन जो है वो आ जाएगी। तो मतलब बेसिकली देखो 4 सेकंड्स में जो बच्चे यूजुअल मिस्टेक करते हैं वो टाइम की वैल्यू 4 ले लेते हैं, बिना सोचे समझे आंखें बंद करके जो है वो सवाल को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहां पे अपने को 4 सेकंड्स नहीं लेना, यहां पे अपने को बेसिकली 1 सेकंड लेना, क्योंकि 3 सेकंड की जर्नी, ये एक्चुअली 2 मोशन हो रहे हैं, एक ऊपर जाने का अलग, एक नीचे आने का जो है वो अलग हो रहा है। ऊपर जाने में 3 सेकंड लग गए, उसके बाद 4 सेकंड, मतलब एक ही सेकंड नीचे गिरा वो, तो वो 1 सेकंड का जो यहां पे ये जो प्ले है ना, ये वाला, ये 4 नहीं लेना, ये मिस्टेक जो है वो आपको नहीं करनी है। मैं ज़ूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो मास गिवन है, अगर आप ध्यान से देखो तो वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम, तो मास हो गया 50 ग्राम। वॉल्यूम की वैल्यू अगर देखी जाए तो 20 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम की वैल्यू होगी। डेंसिटी वाटर की इतनी है, ये सब्सटेंस फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। पहले तो आप डेंसिटी सब्सटेंस मटेरियल की जो है वो आप निकाल लो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम को जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस पर्टिकुलर डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर विच इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर किसी चीज की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है हम लोगों के पास, तो वो सब्सटेंस जो है वो वाटर के अंदर क्या करता है, सिंक जो है वो हम लोगों के पास करता है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। तो मैं जूम करके चल रहा हूं कि ये सब्सटेंस जो है वो सिंक क्यों कर रहा, ये आपको जो है वो क्लियर है। तो मुझे लगता है शायद लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सील्ड पैकेट इज। तो मास गिवन है हम लोगों के पास कितना, 500 ग्राम, और उसका वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास, 350 सेंटीमीटर क्यूब। अगली लाइन पढ़ो, विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज दिस, व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। चलो अब यहां पे पहले तो डेंसिटी निकाल लो, सब्सटेंस की डेंसिटी इज मास अपॉन क्या, वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 1.150 बचा, जो कि हमारे पास 1 से जो है वो नजर आ ही गया, वैसे बड़ी होगी। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 10/7 जो है वो हम लोगों के पास हो गया, तो 74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हम लोगों के पास हो गया। तो ये डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, तो इसीलिए ये सब्सटेंस जो है वो हम लोगों के पास क्या कर जाएगा, सिंक जो है वो कर जाएगा। What will be the mass of the water displaced by this packet? अब देखो सोचने वाली बात है, ये पानी में डूब गया ये वाला पैकेट। अब इस पैकेट का वॉल्यूम कितना है, इस पैकेट का वॉल्यूम है हम लोगों के पास 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब 350 सेंटीमीटर क्यूब पानी इसने हटाया और उसकी जगह आके खुद बैठ गया। सिंपल सी बात है समझने वाली, क्योंकि ये पैकेट जो है वो डूब गया। अब डूब गया अगर ये पैकेट, तो ये पानी में आया, तो इसने पानी को हटाया। तो कितना पानी इसने साइड पे हटाया वो कैसे निकलेगा, पहले तो कितना वॉल्यूम पानी इसने हटाया, वो जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही पानी उसने हटाया होगा। और डेंसिटी पानी की पता है, तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर की है 1, मास वाटर का निकालना है, वॉल्यूम जो है वो अपने पास गिवन है 350। तो कितना मास उसने पानी का हटाया साइड पे, 350 ग्राम जो है वो उसने पैकेट का जो है वह पानी का मास जो है वो डिस्प्लेस किया, और उसकी जगह जो है
वो खुद आके बैठ गया। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। मुझे लगता है सारे एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सब हमने जो है वो डिस्कस कर लिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जो है ये सारे वीडियोस हम लोग जो है वो बना रहे हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, और बहुत सारी नोटिफिकेशंस क्लास 9th के लिए जो है वो आपको मिलने वाली हैं। सब्सक्राइब भी आप जो है वो कर लो।